Hello, friends. Very good morning to all. This is Rahul Bharadwaj, and we are doing our daily news analysis, this current affair Hindu analysis here. So देखते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है जो नेहरूवियन सोशलिज्म की अगर हम बात करें, या फिर मैं कहूँ कि इंडिया की इकोनॉमी ने 1950 से 1990 में जो ट्रैजेक्टरी फॉलो किया, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस है। एक बहुत ही एनरिच्ड आर्टिकल मैं कहूँगा। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदू ने आज यूथेनेशिया के ऊपर भी एक आर्टिकल छापा, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, जो कि फंडामेंटल राइट या फिर जो इथिक्स है उससे आपका लिंक करता है। सम अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, साइंस एंड टेक के ऊपर एक न्यूज़ है हमारे पास, हीमोफीलिया पे जीन थेरेपी के अंदर भारत ने सक्सेस हासिल की, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और एक वेंकैया नायडू जी का भी अच्छा आर्टिकल यहाँ पे है, तो विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। लेकिन आज की शुरुआत हम करते हैं इस आर्टिकल से, प्लेस ऑफ चैरिटी इन एन अनइक्वल सोसाइटी। ये आर्टिकल मैंने कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे, पिछले दो सेशन में हम नहीं ले पाए थे, एज आई मेंशन कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और थोड़ा मुश्किल है। बट स्टिल कोशिश यही है कि आपको रेगुलर सेशंस प्रोवाइड किए जाएं। देखो यहाँ पे अगर हम प्लेस ऑफ चैरिटी की बात कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है। आपने नाम सुना होगा बिलियनर वॉरेन बफेट का, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और इनके पास में बहुत सारी वेल्थ है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं 120 बिलियन डॉलर्स हैं। तो हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, समवेयर अराउंड 52 बिलियन डॉलर्स, इन्होंने कहा है कि ये मैं जो है फिलंथ्रॉपी के लिए, जन कल्याण के लिए हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ से एक डिबेट शुरू हो गई कि यार मतलब कितनी अच्छी बात है ये, जो इस तरह से लोग हैं जो बिलियनर्स हैं या रिच पीपल हैं, है ना, दे आर थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समथिंग लाइक दिस। लेकिन दूसरी तरफ ये भी डिबेट शुरू हो रही है कि यार ऐसी कौन सी हमारी पॉलिसीज हैं या ऐसा कौन सा सिस्टम है ना, जो इस तरह से वेल्थ कंसंट्रेशन को बढ़ावा दे रहा है इतने बड़े स्केल पे। तो ये जो आर्टिकल है बहुत जबरदस्त है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ द इथिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लक इगैलिटेरियनिज्म की भी बात करेंगे। इगैलिटेरियनिज्म आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे लक इगैलिटेरियनिज्म, ये जो इनकी फिलॉसफी है जिससे इंस्पायर्ड है, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ वारेन बफेट कह रहे हैं कि यार देखो, मैं ये पैसा इसलिए लगाना चाह रहा हूँ फिलैंथ्रोपी में या जन कल्याण में, चैरिटी के अंदर। रीजन बीइंग कि मैं यहाँ पे लकी रहा। इनका कहना है कि यार मैं यहाँ पे लकी रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मेरा जो बर्थ है वो ऐसे कंट्री के अंदर हुआ, ठीक है, ऐसे कंट्री में हुआ जहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज थी। अगर किसी और कंट्री में होता यूएसए के अलावा, तो मैं इस तरह से वेल्थ इतना जनरेट नहीं कर पाता। अपने आप को लकी मान रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं मेरा जो बर्थ है वो एज ए मेल हुआ, क्योंकि उस समय पे वुमेन को इतने राइट्स नहीं थे, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर कह रहे हैं कि एज ए वाइट मेल मेरा जो है ये रहा है। तो आप देखोगे अमेरिका के अंदर बहुत लंबे समय तक एक ये इशू रहा कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं, है ना, और जो वाइट्स हैं उनके बीच में अपॉर्चुनिटीज और इनको लेके इश्यूज चले हैं। तो कह रहे हैं अपने आप को कंसिडर करते हैं लकी मैं हूँ, और इसलिए मैंने इतनी वेल्थ यहाँ पे जनरेट की है। नो डाउट इनका पर्सनल एफर्ट तो है ही, लेकिन ये सारे फैक्टर्स को भी ये क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। एक तरह से मैं कहूँगा कि हम्बल पर्सन है, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि हाँ, और इसको फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, इन्होंने जो इनका जो ये इंस्पायर है कि मैंने इतना पैसा यहाँ पे देना है, फाइन। तो ये जो इंस्पिरेशन है ये यहीं से है। इनका मानना है कि वेल्थ शुड नॉट बी यूज्ड टू इक्वलाइज वेल्थ शुड बी यूज्ड टू इक्वलाइज अपॉर्चुनिटीज, मतलब उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, है ना, जिनको लक ने फेवर नहीं किया है, या फिर दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट, उनके पास में इतनी वेल्थ नहीं है, या फिर वो एक अच्छी लाइफ बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनका, ये जो आइडिया है, इसको हम कहते हैं लक इगैलिटेरियनिज्म। लक इगैलिटेरियनिज्म इज अ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हमें करंट अफेयर में बहुत कम मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। तो कह रहे हैं लक इगैलिटेरियनिज्म जो है एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थ्योरी है, विच एम्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द लक और इनइक्वालिटी। कि लक, अगर आपका लक अच्छे से फेवर नहीं कर रहा है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी है, तो उसके लिए हम कैसे रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करके उस इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं और जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस लक इगैलिटेरियनिज्म। वन शुड नॉट suffer because of the consequences
ओइंग टू द बैड लक, मतलब अगर किसी का बैड लक है उसकी वजह से, या फिर किसी का जो भी एडवर्स सिचुएशन उसकी रही है उसकी वजह से उसको सफर नहीं करना चाहिए। और हम चाहते हैं इस इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस कर सकें। तो इस थ्योरी, इस आप कह लो इनकी सोशल फिलॉसफी ये है, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने यहाँ पे अपना ये कदम लिया है कि हाँ इस तरह से हम चैरिटी करेंगे। अब इससे भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, जो मैं कहूंगा कि और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव में। क्या ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्कशन है, जो डिबेट है वो ओपन होती है। वो कह रहे हैं कि यार पहले आप हमें ये बताओ कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज या ऐसा कौन सा सिस्टम हमने क्रिएट किया है जिसकी वजह से इतना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। आज आप अमेजोन पे देखो, जेफ बेजोस है, उन्होंने इतना सारा पैसा जो उनके पास है, तो क्या केवल उनके लक की वजह से वो पैसा है? तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे सिस्टम की फेलियर है। ओके, तो बहुत ही जबरदस्त इन्होंने ये एक रीजन यहाँ पे दिया है। क्योंकि अगर पॉलिसीज ऐसी होती जहाँ पे आप मोनोपोली नहीं कर सकते हो, तो अगर मोनोपोली वहां पे नहीं होती, कंपटीशन इंश्योर होता फर्दर और रेगुलेशन होता, तो इस तरह से अमेजोन डोमिनेट नहीं कर पाता। या फिर हम बिल गेट की बात करें, है ना, उस समय पे अगर आप देखोगे तो जो बिल गेट्स हैं या जेफ बेजोस हैं, उनके लिए इन्होंने मेंशन किया है कि इनकी जो वेल्थ है, वेल्थ केम फ्रॉम द मोनोपोलीज दे एंजॉयड इन द मार्केट प्लेस, एंड दिस इज, यू विल सी, somewhat true in a particular sense. This is less luck than a failure of the policy. ये कह रहे हैं कि यार लक की बात यहाँ पे कम है, और फेलियर ऑफ पॉलिसी या फिर सिस्टम की जो फेलियर है टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रैक्टिसेस, ये ज्यादा है। आज आप देखोगे भारत के अंदर भी कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रैक्टिसेस पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मोनोपोली तो मैं नहीं कहूंगा, एक तरह से ड्यूओपोली आप कह सकते हो, बन रही है। एक तरफ हम देखेंगे ऑनलाइन में अमेजोन और फ्लिपकार्ट, दूसरा कोई बड़ा अल्टरनेटिव नहीं दिख पाता। इधर देखते हैं जोमेटो स्विगी दिखता है, उधर ओला उबर दिखाई देता है, इधर एयरटेल जियो है। तो इस तरह की कंपटीशन जो है उसके ऊपर कंसर्न उठ रहे हैं, जो कि मार्केट इकोनॉमी में तो यार कंपटीशन होना ही चाहिए। विदाउट कंपटीशन इट वॉन्ट मेक सेंस, है ना, वो बहुत डैमेज क्रिएट करेगा। तो ये एक मेजर क्वेश्चन है कि हमारा सिस्टम हमने ऐसा बना लिया जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो क्या हमें सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है? वही सारा डिस्कशन है। कह रहे हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम रिच नेशंस, डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, यूएसए, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे आप देखोगे कि वो लार्जली इक्वल सोसाइटीज रही। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहां पे चीजें चेंज होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने नियो लिबरल इकोनॉमिक्स फॉलो किया। नियो लिबरल इकोनॉमिक्स मतलब मार्केट का रोल बढ़ा दिया, कि आपके पास पैसा है तो ऐसा रहेगा, स्टेट का रोल कम करते गए। और इन्होंने सोचा कि इससे क्या होगा, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट रहेगा। धीरे धीरे चीजें जो है नीचे भी जाना शुरू हो जाएंगी, जो भी ओवरऑल बेनिफिट्स हैं वो सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द मार्केट फोर्सेज। सो द ओवरऑल आइडिया ऑफ द नियो लिबरल इकोनॉमिक्स वाज कि आप, है ना, मार्केट जो है उसको थोड़ा सा फ्री हैंड दीजिए, एंड द रेस्ट विल फॉलो। इसके जो एक तरह से हम कहें कि जो सूत्रधार हुए, या फिर जो इसको काफी प्रोमिनेंट, इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हुए, ग्लोबल लीडर्स, उसमें रोनाल्ड रीगन का नाम आता है, मार्गरेट थैचर का नाम आता है। तो यूएस और यूके के दो बड़े बड़े लीडर्स, है ना, जो अच्छे प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, जैसे रोनाल्ड रीगन है, इनका नाम आता है, और इधर पीएम के कॉन्टेक्स्ट में मार्गरेट थैचर है। तो इन्होंने जो है इस थ्योरी को काफी प्रमोट किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है वेल्थ का वो बढ़ना शुरू होता है। भारत के केस में आपको पता ही है कि 1991 से जब से हमने एलपीजी के रिफॉर्म्स किए हैं, है ना, एलपीजी के रिफॉर्म किए हैं, उसके बाद से क्या हुआ है, ग्रोथ तो बहुत तेज हुई है, फाइन, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। इसलिए आप देखोगे जो भारत का 8 5 ईयर प्लान है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यू विल गेट टू नो कि 8 5 ईयर प्लान से हम वेलफेयर पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उसकी बात करना हमने चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता चला, यू कैन से कि यार 8 5 ईयर प्लान में तो चलो हमने 91 वाले रिफॉर्म किए, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ टू बी वेरी स्पेसिफिक, 10th 5 ईयर प्लान से ये एक तरह से आप कहोगे कि बहुत बड़ा कंसर्न बन गया कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आना। और इसलिए आप देखोगे 11th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान का जो डॉक्यूमेंट है, उसकी थीम ही इंक्लूसिव ग्रोथ पे आधारित है। इवन यूपीएससी भी बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछता है। हर साल आप देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन होता ही है। फाइन, तो एक बहुत ही अच्छा हमें ओवरव्यू देता है ये जो आर्टिकल है, वेरी सिग्निफिकेंट। और ये चीज़ें हमें मैगजीन वगैरह में नहीं मिल पाती हैं, और इस तरह का वैल्यू एडिशन, इस तरह का थॉट प्रोसेस अगर आप डेवलप नहीं करोगे, सो यू विल फाइंड द एग्जाम वेरी ट्रिकी, डिफिकल्ट टू क्रैक। आगे ये कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यार हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई। प्रॉब्लम क्या है कि इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। ये कहना चाह रहे हैं कि यार हम ऐसा ही सिस्टम क्रिएट कर दें जहाँ पे हमें इन जो सो कॉल्ड रिच पर्सन है, इनकी चैरिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, है ना। ये तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा ना, किसकी क्या फिलॉसफी है, कितना पैसा वो चैरिटी में देता है नहीं देता है।
बहुत सारे लोग हैं जो देंगे और उनसे भी ज़्यादा लोग हैं जो नहीं देंगे। सो वी शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ सिस्टम which basically ensures that the inequalities को चेक करे, इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ावा दे। तो बहुत सारी चीजें उसमें चलती हैं जिसमें गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम और ये सब तो हम देखते ही हैं। लेकिन यहाँ पे थॉमस पिकेटी का नाम आता है, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा जब इनहेरिटेंस टैक्स की हम बात कर रहे थे। फाइन। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि थोड़ा सा आप टैक्सेशन सिस्टम है इसको थोड़ा इंप्रूव करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करो। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? सरकार जो है टैक्स लगाएगी, टैक्स का जो पैसा होगा उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। अमीर लोगों से टैक्स ज्यादा लिया जाएगा और गरीब लोगों में उससे रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, जैसे इन द फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्कीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इंडिया में अभी आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें जो अभी सिस्टम है वहां पे चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स का हवाला दिया। ठीक है। और इन्होंने यू विल सी कि वेल्थ टैक्स जो है उसको बढ़ाने की बात की कि ग्लोबल लेवल पे जो है वेल्थ टैक्स हम लगा लें किस तरीके से, यूज ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो कुल मिला के अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन यही है कि आपका जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। सिस्टम रिफॉर्म में क्या है? स्टेट का रोल बढ़ा दो। और कोरोना के बाद से तो ये हर जगह पे ही चल रहा है, इवन यूएसए में भी ये चीजें चलना शुरू हो गई हैं। स्टेट का रोल आपको बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट जो है, जहाँ पे मार्केट फेलियर है, मार्केट फेलियर मतलब जहाँ पे मार्केट जो है चीजों को अवेलेबल नहीं करा पा रहा। आज आप देखोगे अफोर्डेबल हेल्थ केयर एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है इंडिया में, अगर हम देखें राइट नाउ कि एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स की किस तरह से कंडीशन है। ठीक है, तो वो थोड़ा समझने की बात है। हेल्थ केयर में अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स, ये सारी चीज़ें, डेफिनेटली गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल है, स्टेट का रोल है, और उसको अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज इस तरह की जो इनक्वालिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी एंड वी विल हैव टू डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ चैरिटी वर्क, जो कि अच्छी बात नहीं है सोसाइटी के लिए। आगे हम आते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। 16 दिसंबर से इनको इसको शुरू करेंगे। अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को आप एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। करंट अफेयर का जो कोर्स है प्रीलिम्स के लिए वो भी जल्दी अनाउंस होगा। किसी भी तरह की क्वेरी होती है इसके लिए यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो कोर्सेज के लिए। इस कोर्स वाले सेक्शन में जाके आप जो है ले सकते हैं। इस सेशन का पीडीएफ करंट अफेयर वाले सेगमेंट में होता है, और आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग का कंटेंट हेल्प आपको मिल जाता है। पॉलिटी पे आते हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल वेंकैया नायडू जी ने लिखा है। तो जिस तरह का अभी पार्लियामेंट के अंदर आपको बिहेवियर हमको लेके क्वेश्चन उठ रहा है पार्लियामेंटेरियंस के, जिस तरह का पार्लियामेंट हमारा डिसरप्ट हो रहा है बार बार, है ना, उसको लेके क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो इस पे इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। और पार्लियामेंट की फंक्शनिंग अगर हम देखें, वैसे तो देखो पार्लियामेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर प्रीलिम्स, लेकिन मेंस के परस्पेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यार, रिसेंटली हम जिस तरह से देख रहे हैं बहुत सारे मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर हम देखते हैं, है ना, पन्ने फेंके जा रहे हैं, स्लोगन दिए जा रहे हैं। चेयर जो है जो भी पार्लियामेंट में, जैसे मान लो स्पीकर है या वाइस, यू हैव दिस चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट जो बैठे हैं, तो और राज्यसभा में, तो इस तरह से उनके ऊपर उनके आसपास जाके और ये सब स्लोगनरिंग करना। ठीक है। बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं यार, ये अनरूली जो बिहेवियर है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस शोज द डिक्लाइन इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, अगर ये इस तरह से चीजें होंगी तो लोगों का ट्रस्ट यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा कि यार देखो ये लोग देश को चला रहे हैं, वो ये ऐसा सोचेंगे। यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में आने से 10 बार पहले सोचेगा कि यार हम यहाँ पे जाके किस तरह से कुछ बदलाव ला सकते हैं, या अपने लिए भी चीजों को देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें जिस तरीके से पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, दिस इज अ कॉज ऑफ ह्यूज कंसर्न। इसी की ये बात कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है और कैसे इसको डील कर सकते हैं। डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द टू हाउसेस ओनली सर्व्स द अंडरमाइन द पब्लिक ट्रस्ट एंड फेथ। ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट। Instances of unruly behavior, constant high decibel sloganeering, overall tone of the acrimony, bitterness have eclipsed the constructive debate। भाई पार्लियामेंट का क्या काम है? 3 Ds। डी में आ जाएगा आपका डिबेट करना, डिस्कस करना और डिसाइड करना। पहले आप डिबेट करो, ठीक है, डिस्कशन करो, उसके बाद डिसीजन लो, लॉ बनाओ। तो ये होना चाहिए रादर देन ऑब्स्ट्रक्टिव बिहेवियर, है ना, या फिर अगर हम कहें नॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, या फिर स्ट्रक्शन वाला जो एक माइंडसेट है वो पोजिशन पार्टी। तो यहाँ पे अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, दोनों को ही आगे आना पड़ेगा। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से चीजें होनी चाहिए। देन वी कैन इंश्योर कि हाँ पार्लियामेंट एक
डिबेट डिस्कशन डिसाइड का जो प्रिंसिपल है उस आधार पे हमारे डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म के रूप में आगे बढ़ सकता है। ओके, तो दिस शुड बी फॉलोड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द साउंड एंड द रीजन डिबेट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, प्रोसीजरल इंटीग्रिटी। गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट मस्ट अलाउ द विलिंगनेस टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलाउ करना चाहिए, पर्पसफुल सजेशंस हैं उनके लिए, एक वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन को जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टैक्टिक हैं कि चलो वॉकआउट करते हैं, काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि देखो पार्लियामेंट के अंदर अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो बहुत बहुत नुकसान वाली चीज है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट फोस्टर ए कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का जो कल्चर है उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। और यहाँ पे इसका अगर हम वे फॉरवर्ड देखें, इसको मैं अगर कंक्लूड करने की बात करूँ तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे जो दोनों तरफ से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, रूल कर रही होती है, और जो अपोजिशन वाली पॉलिटिकल पार्टीज है ना, दे शुड राइज अबाउट द डिफरेंसेस एंड डाइवर्जेंट व्यूज, है ना। दे शुड कम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म कि यार इस तरह से ये क्रिटिसिज्म है तो क्रिटिसिज्म रहेगा, ठीक है। कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स हम इवॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग ए कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसकी ये बात कर रहे हैं। अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट, हमारा बिहेवियर ऐसा हो, ठीक है, रादर देन मेकिंग द पार्लियामेंट डिसफंक्शनल, क्योंकि इससे हमारी इमेज ग्लोबल लेवल पे भी तो डेंट हो रही है कि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है, लेकिन किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। तो लोगों का जितना कॉन्फिडेंस होगा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स में, प्रोसेसेस में, उतना ही हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, उसी की ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, आज हिंदू ने इसको छापा हुआ है, लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स रोड टू असिस्टेड डाइंग। ये बात हो रही है यूथेनेशिया की। यूथेनेशिया आई होप आप समझते होंगे इसके अंदर क्या है। देखो, ये जो डिबेट है ये बहुत पुरानी है, बहुत लंबे समय से चल रही है, और मुझे याद आ रहा है 2018 का आई थिंक एक जजमेंट है, 2018 के अराउंड ही है, सुप्रीम कोर्ट का। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी यहाँ पे चीजें दी थी। तो यूथेनेशिया या असिस्टेड डाइंग क्या है, मान लीजिए कोई बहुत ही पेशेंट है, ये क्रिटिकली इल पेशेंट है, ये सही नहीं हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है लगातार, ठीक है, लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जो उसका कोस्ट है ट्रीटमेंट का वो भी है, इसकी जो सफरिंग है वो भी है, दोनों चीजें हैं, पेन और सफरिंग है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे देशों में क्या है, इस तरह से वो जो पेशेंट है उसको अलाउ नहीं करते कि वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को एंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो अगर अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को एंड कर सकता है, एक मूवी आई थी मुझे याद आ रहा है, ऋतिक रोशन वाज देयर इन दैट मूवी, गुजारिश वाज द नेम, गुजारिश मूवी ना। देखी तो नहीं है मैंने, बट उस समय पे बहुत चीजें चल रही थी, और इससे पहले भी एक बार मैंने इसको कवर किया आर्टिकल को, सो आई गेट टू नो कि दैट मूवी वाज समवाट रिलेटेड टू दिस इशू ऑफ यूथनेशिया। यूथनेशिया में क्या होगा कि आपको ये राइट दिया जाएगा, किसका राइट, डिसीजन मेकिंग का। इस चीज के लिए आप अपनी लाइफ और डेथ का डिसीजन कम से कम खुद ले सकते हो, ये राइट, इस तरह की ऑटोनॉमी की बात हो रही है, इस तरह की डिग्निफाइड लाइफ की बात हो रही है। ये जो पूरी डिबेट है ये डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमी, मॉरल अथॉरिटी, डिग्निटी, फंडामेंटल राइट उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये पेशेंट है, इसको आपने राइट नहीं दिया कि भैया नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो लाइफ, फिर इनका क्या, उसकी अपनी खुद की डिसीजन भी नहीं रहेगा खुद की लाइफ के लिए। तो अगर यहाँ पे इसको ये राइट दे देते हैं कि आप अपनी इसको एंड कर सकते हो लाइफ को, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं ना उनको भी समझ आ जाए, फिर हम इस एक्टिव जो पार्ट है उस पे आएंगे। एक्टिव और एक पैसिव यूथेनेशिया होता है। पैसिव यूथेनेशिया में क्या होगा, मान लो ये पेशेंट है, इसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रख रखा है, या और कोई मशीन के माध्यम से उसको सपोर्ट दे रखा है, तो ये कहेंगे हम वो मशीन का जो सपोर्ट है वो हटा लेते हैं। अगर ये बिना मशीन के सपोर्ट के जिंदा रह सकते हैं तो ठीक है, लेकिन होगा क्या, जैसे ही मशीन का सपोर्ट हटाएंगे वो डेड हो जाएगा। तो ये हो गया पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। एक्टिव में क्या होगा, मान लो कोई इंजेक्शन, कोई ऐसा ड्रग, ऑक्सिन जो है उसको इंजेक्ट किया गया है जिससे उसकी पेनलेस डेथ हो जाती है, पेनलेस डेथ हो जाती है, ये होता है एक्टिव यूथेनेशिया। इंडिया के अंदर पैसिव यूथेनेशिया कुछ कंडीशंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है, ये ध्यान रखना, अलाउड है। इसको आगे मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज द लिमिटेड राइट टू पैसिव यूथेनेशिया। ये आपको समझ आ गया होगा पैसिव और एक्टिव क्या होता है, अभी जो मैंने डिस्कशन किया है। तो ये 2018 के अंदर केस था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया हुआ है। अब हम इस चीज की डिबेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूके के अंदर एक बिल लाया गया और उसके अंदर जो है राइट्स देने की बात हुई है। टर्मिनली जो इल पेशेंट्स हैं, टर्मिनली इल जो अडल्ट हैं ना, उनको अपनी लाइफ जो है वो एंड कर सकते हैं, इस तरह का ये लाया है। इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि उनके पास केवल 6 महीने से भी कम वक्त बचा है जीने का, डॉक्टर्स ने सर्टिफाई कर दिया है। दो से ज्यादा डॉक्टर्स हैं और एक हाई कोर्ट के जज है, उनकी कंसेंट ले ली गई है। इसको रट्टा नहीं मारना है, ये कुछ नहीं पढ़ना है।
इससे पहले का जो मैंने डिस्कशन बताया ना, वो आपको ध्यान रखना है। जो मैंने अभी बात की, डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमी, डिग्निटी, फंडामेंटल राइट्स, मॉरल अथॉरिटी, ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, हाउ दिस पैसिव यूथेनेशिया इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव वन, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारे लिए, क्यों हम आज इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बस जानकारी के लिए ऐसा करके ये ले आए। अब इसके लिए कि हाँ, ये यूथेनेशिया के जो राइट हैं इसको देना सही है, मतलब असिस्टेड डाइंग को करना सही है या गलत है। तो देखो, सही के लिए आर्ग्यूमेंट्स यही हैं जो मैंने पहले भी कहा था। फ्रीडम ओवर वंस बॉडी एंड डिसीजंस इवेंट एट द एंड ऑफ द लाइफ इज इंटीग्रल टू द लिबर्टी एंड डिग्निटी। मॉरल ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, तो मॉरल ऑटोनॉमी भी यहाँ पे एक आर्गुमेंट जाएगा फेवर में। फिर इस तरह के लॉज अगर बनाए जा रहे हैं मल्टीपल चेक के माध्यम से, जिससे मिसयूज इनका रिड्यूस हो सके, तो भी फिर अच्छा केस है। बहुत सारे देशों ने इस तरह के लॉज बना रखे हैं, कनाडा है, बेल्जियम वगैरह है, तो इस तरह के लॉज बने हुए हैं जिसके माध्यम से असिस्टेड डाइंग को जो है लागू किया जा रहा है। अगर इसका अपोजिशन हम देखते हैं, अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि यार सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कई जगह पे ये जो लॉ है इसको एक्सपेंड किया जा रहा है टू इंक्लूड द वल्नरेबल ग्रुप्स। जैसे एल्डरली है, डिसेबल्ड है, उनको भी इंक्लूड कर दिया कि हाँ, आप भी असिस्टेड डाइंग के लिए जा सकते हो। है ना, टर्मिनली इल तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हम एक एग्जांपल है ना, कनाडा का एग्जांपल है जहाँ पे इसको एक्सपेंड किया हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं, आज तो टर्मिनल इल पेशेंट की बात हो रही है, कल को आप है ना डिसेबल्ड एल्डरली पीपल को भी यहाँ पे ला दोगे, तो फिर इसका मिसयूज होने लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत बहुत गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। दिस विल बी हैविंग द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। जिस तरह से सोशल इम्पैक्ट आएगा ना, दिस विल बी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। क्योंकि देखिए, एक बार एल्डरली और डिसेबल्ड को अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले आते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ केओटिक सोसाइटी विल बी देयर, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम वी वुड बी ओके वाउचिंग फॉर। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल यही है कि यार, सेंटिटी ऑफ लाइफ को वायलेट कर रहा है। क्योंकि अगर इथिक्स में आप पढ़ते हो, नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि गॉड ने गॉड गिवन लाइफ है, तो हमारे को कोई राइट नहीं है कि हम अपनी लाइफ को एंड कर सकें। यही आर्ग्यूमेंट सुसाइड के अगेंस्ट में भी जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ग्लोबल डिबेट का पार्ट यही है, देखो भारत ने तो पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज किया हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें, ये जो डिबेट है, इट टॉक्स अबाउट द ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम टू मेक मीनिंगफुल चॉइसेस अबाउट वंस लाइफ एंड डेथ। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इथिक्स के अंदर तो एक पेरिनियल थीम है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहाँ पे हम इसका बात करते हैं, अबॉर्शन हो गया, यूथेनेशिया हो गया, इन सब चीज़ों को। आगे आते हैं, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको इस तरह से अपडेट्स मिलते रहें। बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूपीएससी रेलेवेंट करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं, एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल, हरदीप एस पुरी, यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने लिखा है किस पे, अरविंद पनगड़िया जी हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट। इन्होंने एक किताब लिखी है, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। लेट मी बी वेरी क्लियर हियर कि ये एक तरह का जो नेहरूवियन सोशलिज्म है। ये भी मैं बता दूंगा नेहरूवियन सोशलिज्म क्या है। वैसे तो आप इकोनॉमिक्स के बेसिक पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेहरूवियन सोशलिज्म है, उसका क्रिटिसिज्म है, तो ये एक तरफा हमारे पास व्यू पॉइंट आएगा, है ना। तो उसका मैं फ्लिप साइड भी आपको बता दूंगा, क्योंकि कोई भी आर्टिकल हो, वहां पे अगर एक ही साइड हम पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है, जनरल पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं तो चलता है, लेकिन दूसरा पहलू भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि इस आर्टिकल को पढ़ के आपको लगेगा कि नेहरू जी ने तो पूरी इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। हालांकि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज रहे बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेहरू जी का ये जो मॉडल था, नेहरूवियन सोशलिज्म क्या था, स्टेट का जो रोल है ना, वो ज्यादा रहेगा, और मार्केट या प्राइवेट सेक्टर का रोल है कम रहेगा। देखो, भारत जब आजाद हुआ, सबसे पहले ये लड़ाई शुरू हो गई कि कैपिटलिज्म को फॉलो करें। कैपिटलिज्म मतलब मार्केट फोर्सेस, सरकार का कोई काम नहीं, सब प्राइवेट इससे चलने दो। या फिर हम जो है इसको फॉलो करें, सोशलिज्म को, सोशलिज्म या मार्क्सिज्म, ये फॉलो कर लें। तो सोशलिज्म में दिक्कत ये थी कि स्टेट का कंट्रोल इतना स्ट्रांग था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप अलाउ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में ये चीज पॉसिबल नहीं थी, तो हमने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया सोशलिज्म को थोड़ा सा, कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ करेंगे, प्राइवेट आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहेगा कि प्राइवेट प्लेयर कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, उसके लिए लाइसेंस देंगे, कितना बनाएगा, कितनी प्राइस रखेगा, ये सारा काम गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहा, और फिर इन्होंने प्लांट इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया, वही सोवियत वाला, गेटिंग दिस, और हमने हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया। क्लियर, ये थोड़ा सा बेसिक आप ध्यान रख लो। तो ये जो बुक है, ये नेहरूवियन सोशलिज्म के क्रिटिसिज्म के ऊपर है। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, आप कहोगे सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं वो बनती हैं। वो क्या बनती है, 1991 का एलपीजी रिफॉर्म। इस पे ये एक बहुत मेजर थीम है इकोनॉमिक्स में, जो मेंस के क्वेश्चन आपके रहते हैं, इवन प्रीलिम्स में भी कई बार आते हैं, लेकिन इतना थॉटफुल, इतना एनरिच्ड डिस्कशन आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं चाहिए। प्रीलिम्स के लिए सुपरफिशियल नॉलेज होगी ना एलपीजी का, वो भी चल जाएगा।
कि हाँ सरकार ने रेस्ट्रिक्शन कम कर दिए, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया, है ना, टैरिफ वगैरह कम कर दिए जिससे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये सारी चीजें। क्योंकि लिबरलाइजेशन मतलब सरकार ने अपने रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल को कम किया। ओके, प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन। हमारा जो इकोनॉमी है उसका ग्लोबल इंटरेक्शन बढ़ गया, तो द ग्लोबलाइजेशन वाज द रिजल्ट, द फिलॉसफी आइडियोलॉजी वाज द लिबरलिज्म, एंड द प्रोसेस, द पाथ दैट वी फॉलोड फॉर लिबरलाइजेशन वाज द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन तो रोड हो गई, है ना, डेस्टिनेशन हो गई ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन वाज द आइडियोलॉजी दैट इंस्पायर्ड दिस होल थिंग। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। द बुक क्रिटिक्स, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपको दिक्कत है ना, इकोनॉमी में किसी बच्चे को दिक्कत आती है 1% भी, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर दैट इकोनॉमिक्स कोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन द श्योर आईएएस, विदाउट एनी सिंगल डाउट गो फॉर दैट कोर्स। यू विल फाइंड द इकोनॉमिक्स वेरी इजी, है ना, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द सबसे इजी सब्जेक्ट, सबसे अच्छे से कवर कर लोगे और सबसे अच्छे मार्क्स वहां पे लोगे। एंड यू विल गेट टू नो कि यार इकोनॉमिक्स मैंने इतना इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा जाता है, तो बाकी सब्जेक्ट भी मैं अगर ऐसे पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ये भी आपको वहां पता चले। जो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस इकोनॉमिक्स या ओवरऑल अप्रोच, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर। चलिए इस पे आते हैं आर्टिकल पे। नेहरू सॉफ्टन हिज अर्ली कम्युनिस्ट इंस्पायर्ड आइडियाज। शुरू में बहुत ज़्यादा एक वो था जिसमें वो कह रहे थे नहीं कलेक्टिव फार्मिंग ही होगी, नेशनलाइजेशन पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के अंदर ही, जैसा हमें पता है उस समय की जो कांग्रेस है, डाइवर्स व्यू पॉइंट थे, यार बहुत अच्छा ये एक एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे लोगों ने ही उसका विरोध किया और उस वजह से ये सारे आइडियाज नहीं आ पाए, और जिसको हम कहेंगे जो बहुत ही हार्डकोर जो सोशलिज्म है उसको डाइल्यूट किया गया और नेहरूवियन सोशलिज्म के रूप में हमें देखने को मिला। फाइन। इसमें आप देखोगे तो हम देखते हैं कि हैवी इंडस्ट्री पे तो आपने फोकस किया, प्लांट इकोनॉमी पे किया। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो गया, हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज नेग्लेक्ट हुई। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि 60s के अंदर भी कार्वे कमेटी बनाई गई और बहुत सारे इन्होंने इनिशिएटिव लिए। बट हाँ, एक एक चीज पे मैं जरूर एग्री करूंगा कि हमारी एग्रीकल्चर पे जो फोकस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो गया। ऐसे टाइम पे एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करना व्हेन द 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर। आज भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए तरस रहा है, and I'm using this word intentionally. The agriculture is basically trying for the reforms। जबकि चाइना जो आज इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसने शुरुआत कैसे करी, इतनी बड़ी इकोनॉमी का बेस कैसे बना, इसने अपने 1970s से ही एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए शुरुआत कर दी। एक मॉडल काम नहीं किया, दूसरे पे गया, दूसरा काम नहीं किया, तीसरे पे गया। जब वहां पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ तो रूरल एरिया में लोगों की इनकम बढ़ी, रूरल एरिया में इनकम बढ़ी तो चाइना ने क्या किया, इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया कि हाँ यार हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको रूरल में जो है हमारा ये लोग खरीदेंगे क्योंकि इनके पास इनकम है, इनके पास पैसा है, दे विल बी परचेजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स। और फिर जब वो प्रोडक्ट बनने लग गए, इंडस्ट्री ने और ग्रो किया, इंडस्ट्री ने ग्रो किया, तो फिर बाहर एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। तो इसका जो बेस बना, ये थोड़ा हमें समझने की जरूरत है कि यार एग्रीकल्चर इसने रिफॉर्म किया। भारत में क्या हो रहा है, आज एग्रीकल्चर रिफॉर्म ही नहीं हो पा रहा है। हम एग्रीकल्चर बिल लाए, जो भी होना था उस पर अच्छे से डिस्कशन होकर कुछ चीजें आगे जाती, बट स्टिल इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज रही नेहरूवियन सोशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, 5 ईयर प्लान्स आए, है ना, स्पेशली सेकंड 5 ईयर प्लान, इसने पूरी दिशा दशा निर्धारित की। ओके, यू हैव दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 56 वाली, और ये सारी कहानी। एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी स्वामित्व वाली, गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनीज, इन्हीं का डोमिनेंस रहा, प्राइवेट प्लेयर्स को आपने बहुत कम रखा। तो इससे होना क्या शुरू होगा वो भी हम देखेंगे। लाइसेंस सिस्टम जिसकी अभी हमने बात की, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ये भी मैंने अभी आपको बताया, कितनी गाड़ियां बनाओगे, क्या प्राइस रखोगे, बनाओगे नहीं बनाओगे। फोकस ऑन द टेक्निकल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, तो ये सारी चीजें इन्होंने किया। इसका आउटकम क्या निकल के आया, हैवी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन एग्रीकल्चर टेक्सटाइल लैग्ड हो गए, जबकि आम आदमी जो है वो तो सारा यहीं पे था ना, एग्रीकल्चर टेक्सटाइल पे। नेग्लेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेड टू द फूड शॉर्टेज। ओके, जो हमने इंपोर्ट करना पड़ रहा था गेहूं वगैरह, फिर बाद में वो ग्रीन रिवोल्यूशन से प्रॉब्लम चलो सॉल्व हो गई। एक्सक्यूज मी। शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स फेल फ्रॉम 2.5%, जो हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी थी, 2% की हमारी हिस्सेदारी थी, वो कम होके 1% से भी कम हो जाती है। ठीक है, पर कैपिटा जो जीडीपी है वो केवल 2% से यहाँ पे बढ़ती है। तो ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत ही, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ एज ए फैकल्टी, आई विल बी हैविंग लाइक 10-12 बुक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें। लेकिन इस तरह का कंटेंट तो बहुत ही रेयर होता है। दैट्स व्हाई आई आल्सो अप्रिशिएट
कि मैं जो करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ उसको मैं खुद के एनरिचमेंट के लिए भी मानता हूँ कि हाँ यार, अगर मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है उस पे इतना डायनामिक है कि वो वैल्यू एडिशन नहीं हो पाएगा। और यूपीएससी में अगर आप ये डेली बेसिस पे एज ए फैकल्टी टीचर वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो फिर बहुत बड़ा इशू है। टीचर के पर्सपेक्टिव से तो चलो मान लिया है, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो पुराना घिसा पिटा चलेगा और एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होगी तो स्टूडेंट सफर करता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप खुद ही करंट अफेयर से आप जो है इस तरह से अपडेट रहें, है ना, ताकि आपको ये पता रहें चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात करें की फेलियर्स, क्योंकि देखो ये जो एफर्ट है ना, ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड एफर्ट, डेली बेसिस पे इतना एफर्ट डालना, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज थिंग। की फेलियर्स में क्या हुआ, देखो लाइसेंस राज ने क्या किया, क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। जो बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने लाइसेंस ले लिया, ठीक है, करप्शन है, जैक जुगाड़ लगा के। और जो छोटे छोटे प्लेयर्स है, स्मॉल प्लेयर्स हैं, एमएसएमई प्लेयर जिनको आज आप मान सकते हो, एमएसएमई प्लेयर्स, उनकी ग्रोथ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर अगर यहाँ पे लाइसेंस लेके बैठा है, वो एंट्री ही नहीं करने देगा किसी और को, उसके लिए रुकावटें पैदा करेगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, इन इनसफिशियंसीज हो गई, करप्शन हो गया। अब सारा का सारा आपने क्रिएट किया हुआ है पब्लिक एंटरप्राइजेस पे, ठीक है, अब वहां पे उनकी परफॉर्मेंस, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, रिसोर्सेज का कैसे यूज हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं ना, ग्लोबल लेवल पे क्या आप compete करोगे, इनोवेशन करोगे, किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं, है ना, सब बराबर है, कोई काम कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, इनएफिशिएंसी हो गई, हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल भी लिमिटेड थी, तो गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है उसी से चलेगा। टैक्सेशन आपने काफी ज्यादा लगा दिए, है ना, एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट हमारा कम होना शुरू हो गया। फिर ओवरऑल जो ये आइडियोलॉजी थी नेहरूवियन सोशलिज्म की, जिसके अंदर क्या है, स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, इसने ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड को भी प्रभावित किया, वही रेड टेपिज्म और उसी तरह से डिले होना सा, जिसको अभी हम देख रहे हैं कि चेंज किया जा रहा है। पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात हो रही है, रेड टेपिज्म को रेड कारपेट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट कि नेहरूवियन जो सोशलिज्म है, उसने इंडिया का रैपिड इकोनॉमिक टेक ऑफ जो है इसको डिले किया, इसको रोका। जो 1991 में हुआ वो बहुत पहले हो सकता था, अगर हम यहाँ पे ये जो ओवरऑल पॉलिसी है हमारा, इसको थोड़ा चेंज करते। दिस इज द आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। देखो यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसका व्यू पॉइंट आपको बताऊं, अदरवाइज यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग वेरी क्रिटिकल व्यू ऑफ द नेहरूवियन सोशलिज्म। उस समय भारत की जो स्थिति थी, जिस तरह से लेवल था गरीबी का, हम देखते हैं, है ना, उस समय पे जो अशिक्षा थी, वो सारी चीजें अगर हम देखें, हेल्थ केयर का स्टेटस देखते हैं, सब चीजें, तो वहाँ पे इट वाज कंपल्सरी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ द स्टेट, दैट वाज अ काइंड ऑफ कंपल्सरी थिंग। प्राइवेट प्लेयर के पास ना तो इतना पैसा था, ना कैपिटल, ना और कुछ, कि वो उसको अगर कुछ जिम्मेदारी दी जाती वो ऐसे करता। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स का एक्सेसिव जो हमने कंट्रोल करके रखा वो थोड़ा सा निगेटिव गया, इनोवेशन के लिए भी गया, है ना, कैपिटल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, पैसे की जो ग्रोथ है, रिसोर्सेज के उसके लिए भी गया, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन उसके लिए भी गया, रिसोर्स वेस्ट भी हुआ, मोनोपोलीज हुई, करप्शन, रेड टेपिज्म, इन सबको इसने बढ़ावा दिया। लेकिन उस समय पे अगर हम देखें तो काफी हद तक हेल्प भी हुई है, फाइन, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ की जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, कैपिटल गुड्स हैं, वहां पे भारत ने थोड़ी सी सेल्फ रिलायंस प्राप्त की, गेटिंग दिस। तो जो मॉडल हमने फॉलो किया दैट वाज ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, समय के साथ बदलने की जरूरत, तो हम थोड़ा लेट हो गए। वो 91 में जाके जो रिफॉर्म हुआ, जब ये हो गया कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब हमने उसको रिफॉर्म किया मजबूरी में। वो अगर हम पहले कर देते, लेट अस से कि 25 ईयर्स पहले होता, तो फिर चीजें कुछ अलग हो पाती। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नेहरूवियन सोशलिज्म है, दिस इज टोटली रबिश, है ना। डू नॉट गेट दिस आइडिया, अदरवाइज यू विल एंड अप राइटिंग बहुत गलत आंसर आपको चला जाए। लेकिन ये बहुत ही एनरिच्ड आर्टिकल है, इसको आप एक तरह से ऐड करिए, बहुत जबरदस्त यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, भारत के साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है नोवल जीन थेरेपी, ठीक है, अभी तक यूएसए की ही थी। एक नोवल जीन थेरेपी जिसको कहते हैं रोक्टावियन थेरेपी। ये रोक्टावियन क्या है, जीन थेरेपी है। इसके लिए जीन थेरेपी है, हीमोफीलिया के लिए। तो देखो होता क्या है, हीमोफीलिया का थोड़ा ध्यान रखो। हीमोफीलिया एक तरह का इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जो क्या होता है, आनुवांशिक होता है, जेनेटिक्स से प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, एक पेशेंट है जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का एक क्लोटिंग फैक्टर होता है, क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है, ये नहीं बनता है प्रॉपरली। इससे क्या होगा, उसको थोड़ी सी चोट लग जाएगी, खूब सारा खून बहना शुरू हो जाएगा।
इवन चोट नहीं भी लगेगी, थोड़ा सा अगर किसी ने पुश कर दिया, दबा दिया, धक्का लग गया, उसके जॉइंट मसल है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, तो रुकेगी नहीं बहुत जल्दी। तो आज तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई क्योर नहीं है हीमोफीलिया का। तो ये होता क्यों है? ये होता है जेनेटिक्स की वजह से, जहाँ पे आप देखोगे कि अगर, और ये क्या होता है, एक्स जो क्रोमोसोम होता है ना, उस पे इसका ये जीन इस तरह से रहता है। तो फीमेल जो होती है उनमें एक्स एक्स होता है, अगर एक फॉल्टी है तो दूसरे से काम चल जाएगा, लेकिन मेल जो है उसके अंदर एक्स पे आ गया, तो ये, इसलिए आप देखोगे हीमोफीलिया के ज्यादातर पेशेंट आपको मेल ही दिखेंगे। द रीजन बीइंग दिस एक्स एक्स एंड एक्स वाई। इनमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है, जिस वजह से ब्लीडिंग होती है। मोस्ट आर मेल्स। नो क्योर फॉर हीमोफीलिया, बट इसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंट जो है थेरेपीज लेनी होती है। अब ये कह रहे हैं एक जीन थेरेपी हुई, जिससे हमने क्या किया, उस जीन थेरेपी के अंदर फैक्टर 8 को, जो फॉल्टी जीन था उसको रिप्लेस कर दिया, और दूसरा जीन एक इंट्रोड्यूस कराया बॉडी के अंदर। ये जीन क्या करेगा, जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है इसको बनाना शुरू करेगा, तो जब वो बन जाएगा तो हमारा हीमोफीलिया के अंदर राहत मिल जाएगी। वन जिसको हम कहें कि वन शॉट सॉल्यूशन हो गया, वन शॉट ट्रीटमेंट हो गया। तो भारत ने भी इसके अंदर सफलता प्राप्त कर ली है ना? और इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने जैसे रोक्टा वैक्सीन है, ये जो यूएस वाला है, इसमें इन्होंने क्या किया है, ट्रांसपोर्टिंग द थेरेपेटिक जीन इनटू द बॉडी यूजिंग द एडिनोवायरस। एडिनोवायरस को वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, कि एडिनोवायरस जो होगा उसी पे ये जीन लगा के बॉडी में डाल देंगे, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन में भी किया गया। तो बॉडी में जब ये जीन जाएगा तो फैक्टर 8 को प्रोड्यूस करेगा और हीमोफीलिया से राहत मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल गाइज फॉर टुडे, है ना? कल का सेशन इट वाज लाइक बहुत ही अर्जेंसी में एक तरह से हमने रिकॉर्ड किया, तो हो सकता है यू कल के सेशन को थोड़ा आपने ऐसा लगा होगा कि बहुत ही हरिड हमने रिकॉर्ड किया है, बट इट वाज लाइक यार नहीं करते हैं, फिर ये ऑप्शन था कि वी आर हैविंग ओनली दिस मच टाइम, सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि कर लेते हैं उसको, ठीक है। So the overall thing is I'm trying my best to have this consistency to provide you the quality content, क्योंकि करंट अफेयर में अगर 2-3 दिन का आपने गैप दे दिया, इतना पाइल अप हो जाता है ना, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज। इसलिए हम एक रखते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि इस सेशन के माध्यम से, स्पेशली जो घर से पढ़ रहे हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ से अपनी कंसिस्टेंसी रखते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करते हैं, कि नहीं ये सर का सेशन देखा है, फिर हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से बहुत सारे बच्चों की डेली पढ़ाई जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये भी एक रीज़न है, हम चाहते हैं कि इसको डेली रखा जाए, जो भी जितनी भी पॉसिबिलिटी बन पाती है। डू यू थिंक दैट द सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट which lies at the core of democratic decision making is getting compromised by the day? Substantiate your opinion. क्या आप ऐसा सोचते हो? क्या ये ऐसा हो रहा है? इस पे आपको आर्गुमेंट देना है। देखो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, जैसे कुछ मेंटरशिप वाले स्टूडेंट हैं, वो अपने आंसर जब सबमिट करते हैं, दे आस्क कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं डू यू थिंक वाले, या आंसर राइटिंग में भी, क्या हमें विविडली उसको मेंशन करना है कि हाँ यस आई थिंक या नो आई थिंक? तो ऐसा नहीं लिखना है ना? वो एक मेच्योरिटी शो नहीं करता है। हाँ, अगर बहुत ही एक यूनिक टाइप में चीज आ जाती है तो लिख दो, अदरवाइज यू डू नॉट नीड टू गो फॉर दिस यस एंड नो अप्रोच। इसको कंक्लूड करते टाइम बताओ कि हाँ कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। आ गया समझ में? एक ऐसे भी देते हैं आपको लिखने के लिए, ये ऐसे है, इनइक्वालिटी इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लक बट ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। ये है लक इगैलिटेरियनिज्म वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इगैलिटेरियनिज्म वाला जो टॉपिक पढ़ा है वहां से रिलेट कर रहा है, कि क्या इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इज नॉट ए क्वेश्चन, इनइक्वालिटी केवल लक का क्वेश्चन नहीं है, बट स्पेसिफिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस का क्वेश्चन। आज आप देख लो जो पॉलिसी चॉइसेस हैं, है ना, जहाँ पे हम मार्केट के लिए ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक नेहरूवियन सोशलिज्म के क्रिटिसिज्म में बात हो रही है, स्टेट ज़्यादा चला गया, है ना, मार्केट को कम रखा। इस वाले टॉपिक पे बात हो रही है कि मार्केट ज़्यादा चला गया, स्टेट को कम रखा। सो ऑल द थिंग्स आर अबाउट द बुद्धास बैलेंस वे, जो हमारी लाइफ पे भी लागू होता है। कोशिश करो इसको लिखने की, है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ओके। और सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर वाले सेगमेंट में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे आपको पीडीएफ वाले उसमें जाना है, कोर्सेज के लिए आप कोर्सेज में जा सकते हैं, आंसर राइटिंग हेल्प के लिए आंसर राइटिंग में जा सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी होती है, डू रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, थोड़ा समय दे दिया करिए, ताकि आपको मतलब रेस्पॉन्स तो सबको मिलता है, बस थोड़ा सा डिले कई बार हो जाता है। गेट इन टच विथ ऑल द सेशन रिलेटेड क्वेरीज ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, इस पे जुड़े रहिए टू गेट ऑल द थिंग्स। हैव अ ग्रेट डे गाइज, एंड please do like and share this session. Okay, this is a kind of huge motivation
इंडीड। सो और जितने भी बच्चे हैं, अगर कुछ नए बच्चे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस सेशन ऑन डेली बेसिस। हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर, बी ब्लेस्ड।